हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में पूछे जाने वाले ईडियम एंड फ्रेजेस, और ये इसका पार्ट 2 है दोस्तों। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद वाले ईडियम हम इस पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चाइल्ड्स प्ले ईडियम था हमारा, वो हमने पिछले वाले पार्ट में देख लिया था। इसमें हम उसके आगे वाले ईडियम को देखते हैं, जो कि है कॉक एंड बुल स्टोरी। एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़, मतलब कि एक कोई ऐसी स्टोरी जिस पे आप यकीन न कर पाएँ, जो अविश्वसनीय हो, तो उसी को मनगढ़ंत कहानी कहा जाता है। या फिर कोई एक ऐसी स्टोरी या फिर कोई एक ऐसी कहानी जिस पे आप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है उस कहानी से, तो उसी को कॉक एंड बुल स्टोरी कहा जाता है। अगला ईडियम आता है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि वेरी एक्सपेंसिव। आप इस चीज़ के लिए आप अपने हाथ या पैर देंगे तभी वो चीज़ आपको मिलेगी, तो इतना महंगा है। तो आप इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा। आइए अपने बढ़ते हैं अगले ईडियम की तरफ, जो कि है काउच पोटैटो। तो अ लेज़ी पर्सन, तो काउच पोटैटो मतलब काउच मतलब होता है कि किसी भी तरह का सोफ़ा जहाँ पे आप सिर्फ पोटैटो चिप्स खा रहे हो बैठकर और टीवी देख रहे हो, तो आप क्या हुए, बहुत ही लेजी इंसान हुए, बहुत ही लेज़ी पर्सन। तो इसी तरह से आप याद रख लीजिए कि काउच पोटैटो मतलब सिर्फ काउच पे बैठ के पोटैटो चिप्स खाने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ही लेज़ी होता है। फिर अगला आता है ईडियम हमारा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क है, इसका ईडियम का मीनिंग होता है फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि एक ऐसी गलती पे दुख व्यतीत करना जिस पे आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब व्यर्थ में पछताना। जैसे कि मिल्क जो है वो नीचे गिर गया है, तो आप उसमें बेफिजूल का ही रो रहे हैं, अब वो मिल्क वापस से पीने लायक नहीं होगा। तो इसी तरह से इस ईडियम का मीनिंग निकलता है कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब होता है कि ऐसी गलती जो आप बदल नहीं सकते उस पर बैठ के आप दुखी हो रहे हो। अगला आता है हमारा कट कॉर्नर्स। तो कट कॉर्नर्स का मीनिंग होता है टू डू समथिंग परफेक्शनरी सो एज अ सेव योर टाइम और मनी, मतलब अपना समय या पैसे बचाने के लिए लापरवाही से कुछ भी कर लेना, मतलब जल्दीबाजी में किया गया कोई भी काम, उसे कहेंगे कट कॉर्नर्स। मतलब कि बिना उसकी क्वालिटी देखे हुए आपने वो चीज़ कर दी, अपना पैसा थोड़ा सा या फिर समय थोड़ा सा बचा लिया और ख़राब सामान ले लिया, तो उसी को कहते हैं लापरवाही से जल्दीबाजी में कर देना कोई भी किसी काम को। अगला है ड्रॉ द लॉन्ग बो, बढ़ा चढ़ा कर बताना, इसी को कहा जाता है एग्जरगेट करना, मतलब कि अतिशयोक्ति बताना। जैसे कि आपने कोई छोटा काम किया हो पर आप ऐसे बताएंगे अपने दोस्तों में कि आपने कुछ बहुत बड़े लेवल का कर दिया है, तो उसी को कहेंगे ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब कि कोई भी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताना। अगला आइडियम आता है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, डिफ़िकल्ट टाइम विल लीड टू बेटर डेज, मतलब कि कठिन समय में भी कुछ एक अच्छी दिन होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, मतलब कि बहुत सारे काले अंधेरे डिफ़िकल्ट समय में भी एक सिल्वर लाइन आपको दिखेगी, मतलब एक अच्छा टाइम आपके पास होगा, उसमें आप मेहनत करके उस डार्क क्लाउड को हटा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि कठिन समय में भी, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी कुछ ना कुछ एक अच्छा टाइम आता है। अगला है फेस द म्यूज़िक। तो फेस द म्यूज़िक होता है बी पनिश्ड या फिर एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब कि परिणाम भुगतना, जो होने वाला है, जो आपने कर दिया है, अब उसका जो सज़ा है वो आपको मिलेगी ही। तो इसी तरह से आप याद रख लीजिए कि फेस द म्यूज़िक मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ होने वाले हैं उसके लिए आप तैयार रहें, अपनी गलती को मानने के लिए आप तैयार रहें। अगला है फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब कि कुछ ऐसे दोस्त जो आपके अच्छे समय में भी आपका साथ दें और बुरे समय में आपको छोड़ के चले जाएं, तो इस तरह के दोस्त को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब कि जो सुख के समय में आपके साथ है, दुख के समय में नहीं है। तो इसी तरह से फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं अ फ्रेंड हु डिजर्ट यू इन अ डिफ़िकल्टीज टाइम, मतलब कि एक ऐसा दोस्त जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम में छोड़ के चला जाए। अगला आइडियम आता है दोस्तों हमारा, जो कि है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मीनिंग होता है टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट, मतलब आपने जो अपने इच्छा के अनुसार ये रिज़ल्ट सोचा है, आप उस रिज़ल्ट में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप विफल हो जाते हैं, मतलब कि फेल हो जाते हैं। जैसे कई बार एमटीएस के पेपर में लोग सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, पर जब रिजल्ट आता है तो उस टाइप से उनके क्वेश्चन सही नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, फॉल फ्लैट हो जाते हैं, मतलब विफल हो जाते हैं। अपने इच्छा के अनुसार जो नंबर चाहिए उन्हें, वो उन्हें नहीं मिल पाता। तो इसी से आप याद रख लीजिए फॉल फ्लैट होना मतलब कि एग्ज़ाम में फॉल फ्लैट होना, इच्छा के अनुसार परफॉर्म अच्छा ना कर पाना। अगला है फेदर इन वन कैप। तो आप इसे याद रखिए कि फेदर्स इन वंस कैप, इसका मतलब होता है अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, मतलब कि एक और नई उपलब्धि। जैसे कि आर्मी या नेवी में होता है, जैसे कि आप कुछ अच्छा उपलब्धि प्राप्त करेंगे तो आपके फेदर में, आपके कैप में एक फेदर ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आपके जो मेडल होते हैं वो मेडल एक आपको और दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि फेदर इन वंस कैप मतलब आपने कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली है अपने उस फील्ड में।
अगला इडियम हमसे पूछा जा रहा है फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग होता है परमानेंटली। जैसे आपने चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें याद करी होंगी, जैसे एग्जांपल में आप टेबल ले लीजिए या फिर ABCD, तो वो आपने फॉर गुड के लिए याद कर लिया, मतलब परमानेंटली याद कर लिया, स्थायी रूप से। अगला आता है हमारा फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, मतलब फ्रॉम वन थिंग टू प्लेस टू अनदर, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहना, मतलब कि दर दर भटकना। फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहना। अगला है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग होता है फुल ऑफ एनर्जी, मतलब उत्साह से भरा हुआ कोई भी इंसान। तो आप इसे याद रखेंगे कि फुल ऑफ बीन्स, बीन्स एक तरह की सब्जी भी होती है, तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि आप हरी सब्जी खाएंगे तो आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, उत्साह से भरे हुए रहेंगे। अगला है गिव वेंट टू समथिंग, तो इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा व्यक्त करना, तो ग्रोथ में आना। गिव वेंट टू समथिंग, गुस्सा व्यक्त करना या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। अगला है गेट ऑन समबडीज़ नर्व, मतलब इसका होता है कि टू बी इरिटेट, किसी को परेशान करना या फिर किसी को तंग करना, तो आप इसे याद रख सकते हैं गेट ऑन समबडी नर्व्स, तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी को चिढ़ाना या फिर परेशान करना। अगला है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड होता है कि टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब कि नियंत्रण से बाहर हो जाना। जैसे कई बच्चे होते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, उन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कि हाथ से निकल गया या फिर गेट आउट ऑफ हैंड। ये आता है गेट विंड ऑफ समथिंग, मतलब कि जो होता है कि टू बी लर्न समथिंग सीक्रेट, मतलब आपको कुछ सीक्रेट चीज़ें पता चली किसी से, तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए गेट विंड ऑफ समथिंग, बात पता चलना या फिर किसी का खबर लगना। अगला इडियम आता है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग होता है एबिलिटी टू स्पीक इक्विवेलेंटली, मतलब कि स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता या फिर बोलने की कला हो सकती है। जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं वो ये सब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उनके अंदर जो बोलने की कला होती है या फिर जो बोलने की क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इसे उस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, मतलब कि उसे बोलने की बहुत अच्छी समझ होती है। अगला है गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, तो रिबुक समथिंग स्ट्रांगली, मतलब किसी को तगड़ी डांट लगाना या फिर किसी को बहुत गुस्से में बोलना, तो आप इसे याद रख सकते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, कि उसने आपका माइंड ख़राब कर दिया इसीलिए आपने उसको तगड़ी डांट लगाई, तो आप इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। अगला आता है हमारा गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अगला है फिर उसके बाद डेलिबरेटली इग्नोर समवन, तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का जो मीनिंग है वो डेलिबरेटली इग्नोर समवन, मतलब जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज कर देना। जैसे आपको कोई इंसान या फिर आपका कोई दोस्त आपको पसंद नहीं है तो आप उससे क्या रहेंगे, कोल्ड शोल्डर रहेंगे, तो आप उसे इग्नोर करते रहेंगे। अगला आता है हमारा टू गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीनिंग होता है टू बी डेट्रियोटेड, मतलब कि बर्बाद हो जाना या फिर उसका पतन हो जाना, मतलब वो चीज़ आपके लिए ख़राब है। गो टू द डॉग्स मतलब वर्स्ट कंडीशन। अगला है ग्रीस द पाम, मतलब ग्रीस द पाम का मीनिंग होता है ब्राइब या फिर रिश्वत देना। जैसे आप अपना काम कराने के लिए सरकारी ऑफिसर को क्या देते हैं, ग्रीस द पाम, तो इसी तरह से बहुत लोग क्या होते हैं कि रिश्वत देके अपना काम करा लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है ग्रीस द पाम। अगला है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है अ क्लोज एसोसिएशन, मतलब कि बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही आपके साथ उसका निकट लगाव है, तो उन्हीं को कहा जाता है हैंड इन ग्लव। जैसे आपका कोई गहरा मित्र हो सकता है या फिर कोई साथी हो सकता है, तो वही हो सकता है आपका हैंड इन ग्लव, मतलब वो आपके काफ़ी करीब है। अगला है हैंग अप वंस बूट। हैंग अप वंस बूट का मीनिंग होता है टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ पोस्ट, मतलब किसी भी जॉब से या फिर किसी भी खेल से संन्यास लेना, मतलब कि सेवानिवृत्त होना। तो हैंग अप वंस बूट मतलब कि आपने अब उस जूते को पहन के ऑफिस जाते थे, अब वो जूता पहन के आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है हमारा हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का जो मीनिंग है टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेराइड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि आप बहुत सारे अधिक कामों में व्यस्त हैं, एक समय में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। अगला है हर्ट टू हर्ट टॉक, तो इसका ये काफ़ी सिंपल इडियम है। इसका मतलब है स्पष्ट तरीके से बात करना। हर्ट टू हर्ट टॉक मतलब कि दिल से दिल तक बात करना होता है। अगला इडियम आता है हमारा हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क मतलब होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत ही हरकुलिन टास्क मतलब होता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है और ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिनाई से होने वाला काम, तो इसी को बोला जाता है हरकुलिन टास्क। अगला आता है इडियम हमारा हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि
से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सटीक तरीके से कोई भी चीज़ कहना। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कि से और समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात कहना। अगला आइडिया है हमारा होल्ड वंस टंग। तो इसका जो मीनिंग है टू बी साइलेंट, जैसे कि आपने अपनी जीभ को रोक लिया, अपनी टंग को रोक लिया, तो आप क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। तो टू बी साइलेंट इसका मीनिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने कुछ और इडियम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर मतलब होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कि आप किसी एक टाइट कॉर्नर में फंस गए हैं। तो आप कैसी सिचुएशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। अगला इडियम आता है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है कि रिटिन फॉर्म में देना, कि आपको अगर छुट्टी चाहिए, आपको अगर लीव चाहिए, तो आप हमें ये रिटिन फॉर्म में लिख कर दे दीजिए। मतलब कि ब्लैक और वाइट से लिखित फॉर्म में लिख कर दे दीजिए कि हमें आपको छुट्टी चाहिए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिटर्न में दे देना। अगला इडियम आता है हमारा इन हाई स्पिरिट्स। तो स्पिरिट्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का उत्साह होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप एंथुसियाज्म से भरे हो सकते हैं। तो फुल ऑफ एंथुसियाज्म या फिर इन द हाई स्पिरिट्स, इसका मीनिंग हो सकता है कि आप अगर स्प्राइट पीते हैं गर्मी में तो आप उत्साह से भर जाते हैं। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं कि आपने अगर गर्मी में आपने स्प्राइट पिया तो आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, उत्साह आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला आइडियम आता है इन द डार्क। इन द डार्क का मीनिंग होता है कि अज्ञानता में। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि इन द डार्क का मीनिंग होता है टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ, कुछ ऐसा न जानना जिसे दूसरे जानते हो। तो आप इसे सिंपली याद रख सकते हैं इन द डार्क मतलब अगर आप डार्क में देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप अज्ञान है, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या है। अगला है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मीनिंग होता है इवेंचुअली या फिर अल्टीमेटली, अंत तक। अगला आइडिया आता है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मीनिंग होता है बीइंग द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि एक जैसी स्थिति आप दोनों लोग सेम टाइम पे उसको फेस कर रहे हो। तो आप ऐसे इसी को याद रख लीजिए कि इन द सेम बोट, आपके पास एक बोट है और आपके दूसरी तरफ भी एक बोट है, तो दोनों व्यक्ति उसी बोट में फंसे हुए हैं। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हम दोनों लोग इसी सेम बोट पे फंस गए हैं। तो सेम परिस्थिति को उसका सामना करना, जो सेम परेशानी है उसका सामना करना। अगला है इन एंड आउट्स। तो इन एंड आउट्स का जो मीनिंग होता है वो होता है फुल डिटेल। इन एंड आउट्स आप समझ सकते हैं कि मैं इसे अंदर से बाहर पूरी तरह इसे जानता हूँ। तो फुल डिटेल है, मुझे पूरी तरह डिटेल है कि ये आदमी कैसा है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मैं इस आदमी को इन एंड आउट्स तरीके से जानता हूँ, मतलब फुल डिटेल के साथ जानता हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। अगला है इट्स ग्रीक टू मी। ग्रीक का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज से आप याद रख सकते हैं। तो इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब कि ग्रीक सभी को तो नहीं समझ में आएगी। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि जब भी आपको ग्रीक शब्द देखा जाएगा पढ़ने को तो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने याद रखा कि ग्रीक जो मीनिंग होता है, जो ग्रीक लैंग्वेज होती है वो सब नहीं पढ़ पाते। अगर आपको ग्रीक दे दिया जाए पढ़ने को तो वो आपके लिए क्या होगा, इनकम्प्रिहेंसिबल होगा, मतलब आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है। तो इट्स ग्रीक टू मी मतलब होता है कि मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगला है कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना। इसका सिंपली मीनिंग हो जाएगा टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन। तो कीप इन टच का मतलब यही हो सकता है कि आप किसी के संपर्क में रहें। अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब कि एक ही तीर से दो शिकार कर देना। तो ये इडियम काफ़ी आपके लिए फैमिलियर होगा, आप जानते भी होंगे। टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट, मतलब कि आपने एक बार तैयारी करी और आपका एमटीएस का भी एग्ज़ाम निकल गया और सीजीएल का भी एग्ज़ाम निकल गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अगला इडियम है हमारा किथ एंड किन। तो किथ एंड किन को आप याद रख सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर से। तो ये दोनों क्या है, तो हैं कि ये रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। किथ हो गई बहन और किन हो गया भाई। तो किथ एंड किन ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है, मतलब रिश्तेदार हैं। तो आप इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब होता है हर संभव कोशिश करना। टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। अगला आइडियम है हमारा लैंड मी योर ईयर। मतलब लैंड मी योर ईयर इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन। तो किसी को ध्यान से सुनना, इसी को कहा जाता है लैंड मी योर ईयर, मतलब कि बहुत ही ध्यान से सुनने जाने वाली कोई भी चीज़। अगला है लाइन शेयर। लाइन शेयर का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, मतलब किसी को बहुत बड़ा हिस्सा दे देना। जैसे लायन जो है वो जंगल का राजा है, तो इसी तरह सभी जानवर उसे बहुत बड़ा पार्ट देते हैं खाने को, क्योंकि वो उस जंगल का राजा है। तो इसी तरह आप याद रख सकते हैं कि लाइन शेयर के लिए सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है वो दिया जाएगा। अगला है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह से आप बस गुजारा कर पा रहे हैं, मतलब कि जो आप कमा रहे हैं बस उससे आप अपना खाने पीने का ही देख सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब आपने हाथ से काम किया और वो सिर्फ आप खाने के लिए उस पैसे का यूज़ कर पाएंगे।
अगला है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी की देखभाल करना, टेक केयर ऑफ करना। तो लुक आफ्टर का मतलब आप याद रख लीजिए कि किसी का देखभाल करना, किसी को देखना, किसी की देखभाल करना, उसकी सेवा करना, तो उसकी परवाह करना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लूज़ वंस हेड, तो क्रोधित होना, मतलब आपने अपना सर में जो दिमाग है उसका कंट्रोल खो दिया है, तो आप क्या होंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे या फिर किसी को बहुत गुस्सा करेंगे। तो लूज़ वंस हेड, तो लूज़ सेल्फ कंट्रोल, मतलब आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अगला है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच का मीनिंग होता है फर्स्ट स्पीच। तो मेड इन स्पीच आप याद रखेंगे, इसी को कहा जाता है फर्स्ट स्पीच देना। अगला है मेक अ बी लाइन फॉर। तो मेक अ बी लाइन फॉर होता है बिना इधर उधर देखे सीधे जाना, गो स्ट्रेट। तो मेक अ बी लाइन, जैसे बी लाइन जो होती है वो मधुमक्खी की होती है। आपने देखा होगा कि एक मधुमक्खी अगर सीधे जा रही हो तो सारी की सारी मधुमक्खी उसी को फॉलो करते हुए सीधे जाती हैं, तो गो स्ट्रेट हो जाती हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि कोई भी मधुमक्खी इधर उधर नहीं जाती, सिर्फ एक के बाद एक फॉलो करते हुए सीधे जाती हैं। अगला है मेक वंस फ्लैश क्रीप, मतलब कि हॉरिफाइंग। ये काफ़ी फ्लैश, अगर आप किसी का भी देखेंगे तो आपके लिए वो हॉरिफाइंग होगा, मतलब कि बहुत भद्दा होगा या फिर आप उसे देख के भयभीत हो जाएंगे थोड़ा सा। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि किसी का फ्लैश देखना वो बहुत ही क्रीपी हो सकता है या फिर हॉरिफाइंग हो सकता है। अगला आता है हमारा इडियम जो कि है माउथ वाटरिंग। तो ये काफ़ी सिंपल इडियम है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वेरी टेस्टी है या फिर बहुत एपिटाइजिंग है, स्वादिष्ट टाइप का है। अगला है मूव हेवन एंड अर्थ, हर संभव प्रयास करना। मूव हेवन एंड अर्थ टू मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो आपने हेवन से लेके अर्थ तक और या फिर अर्थ से लेके हेवन तक सारे तरीके के प्रयास कर लिए हैं, तो आप अपने चीज़ को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अगला है नो फिट टू होल्ड अ कैंडल। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब कि लायक ना होना या फिर कि जिसकी तुलना न की जा सके, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। अगला इडियम आता है नॉट वंस कप ऑफ टी, मतलब पसंद ना होना। नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, तो ये मेरे लायक ये काम नहीं है और मैं इस काम को नहीं करूँगा, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, नॉट वंस कप ऑफ टी हुआ। अगला है नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है नियम के विरुद्ध होना या फिर इनवैलिड होना। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि नल एंड वॉइड होता है नियम के विरुद्ध होना। अगला है ऑन द सेम पेज, मतलब कि सहमति होना। टू अंडरस्टैंड दैट एग्री, मतलब कि आप जिस बात को कह रहे हैं सामने वाला भी उसी बात से एग्री है, तो वही दोनों क्या हो गए कि दोनों सेम पेज पे एग्री हैं। अगला है वन द स्पोर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट मतलब होता है एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फटाक से कर देना। तो यही होता है ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट, मतलब कि एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को कर देना। वंस एंड फॉर ऑल, तो ये मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, एक परिणाम तक, सदा के लिए, या फिर इसका आप समझ सकते हैं कि आप वो चीज़ तब तक कीजिए जब तक वो चीज़ अंत ना हो जाए। तो आप इसी को याद रख सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। अगला है वंस बिटन ट्वाइस शाई। तो इसका मतलब होता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस चीज़ को आप हिंदी मुहावरे से भी याद रख सकते हैं कि आपके साथ जो एक बार गलती हो गई है वो दूसरी गलती करने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। तो वंस बिटन ट्वाइस शाई। अगला है वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून काफ़ी फेमस इडियम है। इसका मतलब होता है वेरी रेयर या फिर कभी कभी, जैसे कि जो ईद का चांद है वो हमेशा तो नहीं दिखाई देता, तो इसलिए उसे कहते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि कभी कभी दिखाई देने वाली हो या फिर होने वाली कोई भी इंसिडेंट। अगला है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है कि जो ओल्ड फैशन हो गया हो, तो जो ओल्ड फैशन हो गया हो उसी को आउट ऑफ डेट कहा जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इसमें हमने एसएससी में पूछे हुए एग्ज़ाम्स में पूछे हुए ईडियम्स को देखा जो हर बार एसएससी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।